आपके साथ सलोनी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत समाचार, जहां ना इधर की ना उधर की बात होती है, सिर्फ खबर की। और इस खास प्रोग्राम सप्ताह की सुर्खियों में आज बात होगी सप्ताह की उन बड़ी खबरों की जो पूरे हफ्ते सुर्खियों में रही। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। अखिलेश यादव के एक बयान से वो फिर सुर्खियों में आ गए हैं। चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हो या रामपुर आजमगढ़ के उपचुनाव, सपा की करारी हार अखिलेश यादव से भुलाई नहीं भूल रही है। समय समय पर अखिलेश यादव भाजपा को खरी खोटी सुनाते आए हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग को लपेटे में ले लिया। उन्होंने विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में हुई सपा की हार का जिम्मेदार चुनाव आयोग को ही बता डाला। कहा कि चुनाव आयोग की बेईमानी से हम हारे हैं। अखिलेश यादव इस बयान के बाद भाजपा नेताओं के आड़े हाथों आ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब 2012 में सपा की सरकार आई थी तब चुनाव आयोग सही था, और अब जब जनता ने अखिलेश यादव को नकारा तो चुनाव आयोग बेईमान हो गया। न केवल भाजपा नेता बल्कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अखिलेश को 2-4 खरी खोटी सुना डाली। उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उन्होंने चुनाव में कितनी मेहनत की और उसके बाद चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। एक रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव में मिली हार रह रहकर याद आ रही है, और एक बार फिर अखिलेश यादव के निशाने पर चुनाव आयोग आ गया है। अखिलेश यादव चुनाव में हार सपा की कमजोरी को नहीं बल्कि चुनाव आयोग के पक्षपात को मान रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हो या लोकसभा के चुनाव, सपा की हार के पीछे चुनाव आयोग की बेईमानी वजह है। अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। यानी अखिलेश यादव बताना चाहते हैं कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में अगर सपा हारी तो इसके पीछे चुनाव आयोग की बेईमानी वजह है। इससे पहले लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद आजम खान समेत सपा के तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव हार के पहले दिन से ही हल्ला बोल रहे हैं। उपचुनाव में जब सपा की हार हुई तो अखिलेश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। सपा ने विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा था, मगर नतीजे सबके सामने हैं। देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया है। सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाना काम कराती है। चुनाव आयोग ने बहुत बेईमानी की है। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। रामपुर उपचुनाव में सपा कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किए गए। क्या चुनाव आयोग सो रहा था? अखिलेश ऐसे आरोप कई बार लगा चुके हैं, लेकिन बार बार ऐसे आरोप लगाना ये बताता है कि अखिलेश को चुनाव आयोग किस कदर चुभ रहा है। हालांकि अखिलेश के पुराने सहयोगी भी चुभने वाले प्रहार कर रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, यह अखिलेश की हताशा और निराशा बोल रही है। सपा ने 125 सीटें जीती हैं, तो कैसे जीत ली? सफलता के लिए अखिलेश यादव ने पूरे मन से प्रयास नहीं किया है। एक तरफ बीजेपी 5 साल जनता के बीच में रही और अखिलेश यादव 4.5 साल एसी में बैठकर लूडो खेलते रहे। चुनाव आयोग की नियत पर सवाल उठाकर फिर अखिलेश यादव ने माहौल को गर्म कर दिया है। 2022 का विधानसभा चुनाव तो इतिहास है, लेकिन अब बारी उस लोकसभा चुनाव की है जिसमें अगर अखिलेश की हार हुई तो उन्हें बड़ा झटका लगेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। कपड़े की दुकान में आपने एक लाइन जरूर पढ़ी होगी कि फैशन के इस दौर में कपड़े की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल राजनीति का भी है।
कब सगे दुश्मन बन जाएं, कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत कब किस ओर करवट ले ले, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आज जो साथ है वो कल भी रहेंगे या नहीं, सब सियासी फायदे पर निर्भर करता है। बीते कुछ समय से समाजवादी खेमे में अंदर अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चाचा भतीजे के बीच का कोल्ड वॉर अब और भी ज्यादा खुलकर जनता के सामने आने लगा है। मौका जन्माष्टमी का था, बधाइयों का दौर चल रहा था और इसी बीच चाचा शिवपाल ने बधाई देने के बहाने अखिलेश यादव पर तंज कस दिया। उन्होंने इशारों में अखिलेश की तुलना कंस से कर डाली। एक तरफ शिवपाल यादव ने अखिलेश को कंस बताया तो खुद को धर्म रक्षक श्री कृष्ण का ध्वजवाहक बताया। शिवपाल यादव ने अप्रत्यक्ष तौर पर खुद को कृष्ण के बहाने न केवल यादव समाज से एकजुट होने का आह्वान किया, बल्कि खुद को यादवों के नेता के रूप में पेश करने की कोशिश भी की। एक रिपोर्ट देखिए। चाचा का अखिलेश को गीता ज्ञान, खुद को कृष्ण बताकर शिवपाल बने महान, भतीजे पर चाचा का कंस प्रहार, अखिलेश पर अपनों का वार बार बार। ये शंखनाद है सियासत के कुरुक्षेत्र में उस महाभारत का, जिसमें एक तरफ बधाई के बहाने सीधे सीधे बगावत का बिगुल बजाने वाले प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव हैं, तो दूसरी तरफ एकला चलो की राह पर चलने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहते हैं राजनीति के रण में वक्त और शब्दों की कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जन्माष्टमी के अवसर पर इटावा में शिवपाल यादव ने यदुवंशियों के नाम एक लेटर जारी किया। राजनीति में जिसके अलग अलग मायने निकाले जाने लगे हैं। समाज में कंस पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर आधिपत्य स्थापित करता है, तो धर्म की रक्षा में श्री कृष्ण अवश्य अवतार लेते हैं और अपने योग माया से अत्याचारियों को दंड देकर धर्म की स्थापना करते हैं। किसी के नाम का जिक्र तो शिवपाल यादव ने खुले तौर पर नहीं किया, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि शिवपाल के निशाने पर कहीं न कहीं अखिलेश यादव ही हैं। समाजवादी पार्टी की सियासत को समझने वाले सियासी जानकार इसे शिवपाल का अखिलेश पर तंज मान रहे हैं। शिवपाल यादव ने जिस तरह कंस का जिक्र किया है, ठीक ऐसी ही घटना समाजवादी पार्टी में 2016-17 में हो चुकी है। जब समाजवादी पार्टी में विवाद बढ़ा था, तब अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव ने पत्र में इसी घटना का जिक्र कृष्ण के जीवन काल के आधार पर किया है। ये पहली बार नहीं है जब शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर जुबानी निशाना साधा हो, लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों के बीच की दीवार अब और भी ज्यादा मोटी हो गई है। इस पत्र में शिवपाल यदुवंशियों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए धरती पर धर्म रक्षक कृष्ण का ध्वजवाहक भी खुद को बताते हैं। वो लिखते हैं, मैं चला धर्म ध्वज लिए हुए अपना कर्तव्य निभाने को, आवाहन तुम्हारा यादव वीरों, देर न करना आने को। माना जा रहा है कि शिवपाल 2024 के पहले से बड़ी सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। उनका मकसद अखिलेश के खास वोट बैंक में सेंधमारी करना और सपा विरोधी मोर्चा तैयार करना है, क्योंकि सियासी रिश्तों में दरार तो 2017 विधानसभा चुनाव के बाद ही पड़ गई थी। फिर भले ही 5 साल बाद दोनों साथ आ गए, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव होने के बाद एक बार फिर रिश्ते खट्टे हो गए और ये तल्खी दोबारा सरेआम हो गई। अब चाचा भतीजे की इस महाभारत में भाजपा फूले नहीं समा रही है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में अखिलेश और शिवपाल यादव की ये सियासी दावत सूबे में किस बड़े परिवर्तन का रुख करती है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। अब बात करेंगे भाजपा के बड़े फैसले की। भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल हुआ है। साथ ही
पार्टी की नई केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान हुआ है, जिसको लेकर भाजपा विरोधी दल में हलचल तेज है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 का किला फतेह करने और विपक्षी एकता में सेंध लगाने के लिए अपनी संसदीय समिति में बड़ा फेरबदल किया है। भाजपा ने बुधवार को नए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का ऐलान करते हुए 11 सदस्यों वाले संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हटा दिया। इस बार संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में एक भी मुख्यमंत्री को जगह नहीं मिली है। वहीं 11 सदस्यों वाले नए संसदीय बोर्ड में पहली बार सिख समुदाय से इकबाल सिंह लालपुरा को शामिल किया गया है। लालपुरा पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। फिलहाल वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं बोर्ड में इस बार 6 नए लोगों को जगह दी गई है, लेकिन इस फेरबदल को 2024 के ट्रेलर के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। भाजपा की तरफ से एक के बाद एक 2 चिट्ठियां जारी हुई। पहली चिट्ठी थी केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की और दूसरी चिट्ठी थी चुनाव कमेटी के 15 सदस्यों की। इन 2 चिट्ठियों के सामने आने के बाद से 2 नामों की चर्चा बहुत तेज हो गई। पहला नाम था केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का और दूसरा शिवराज सिंह चौहान का। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए सिरे से संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का पुनर्गठन किया है, तो उसमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का नाम गायब था। साथ ही शाहनवाज हुसैन को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाजपा हर 8 साल बाद संसदीय बोर्ड का गठन करती है। संसदीय बोर्ड में पार्टी अध्यक्ष के अलावा 10 और नाम होते हैं। इनमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण और बीएल संतोष का नाम शामिल है। 2014 में अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली थी। तब उन्होंने संसदीय बोर्ड का गठन किया था। अरुण जेटली, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज भी सदस्य थे, जिनके निधन के बाद से 3 जगह खाली हुई। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति और थावर चंद गहलोत के राज्यपाल बनने से ये जगह भी खाली थी। अब जब संसदीय बोर्ड का फिर से गठन किया गया है, तो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को उसमें जगह नहीं मिली है। दरअसल भाजपा का संसदीय बोर्ड काफी ताकतवर माना जा रहा है। पार्टी के संसदीय गतिविधियों के संचालन और समन्वय के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक संसदीय बोर्ड का गठन करती है। संसदीय बोर्ड ही इससे जुड़े नियम बनाता है। बड़ी बात यह है कि इस बार किसी भी मुख्यमंत्री को भाजपा संसदीय बोर्ड में जगह नहीं मिली। यूपी के लिहाज से देखें तो सिर्फ इस लिस्ट में राजनाथ सिंह का ही नाम शामिल है। हालांकि पीएम मोदी को भी यूपी के नजरिए से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुधा यादव का नाम इस लिस्ट में चर्चा का विषय है, जिसे भाजपा में सुषमा स्वराज का सियासी उत्तराधिकारी माना जा रहा है। संसदीय बोर्ड के ऐलान के बाद एक सवाल यूपी के लिहाज से भी उठ रहा है कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे मिलेगी। इस बड़े सवाल के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 19 महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन अंदर खाने सियासी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो इस बार सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ नई और बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।